पूरे विश्व में नियर अबाउट करीब 8 मिलियन के आसपास IVF के थ्रू बेबीज बॉर्न हुए हैं. And as you correctly said, it's actually been a revolution, not only in the fertility medicine but also total entire medical fraternity. अगर आपका एज एडवांस है, मोर देन 35 है, तो आपने जल्दी अप्रोच करना ज़रूरी है. एक्चुअली क्या होता है कि IVF इज़ ओनली इंडिकेटेड फॉर 10% ऑफ कपल्स. सो वी कैन से कि अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस में से IVF इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट टिल डेट. जो IVF की प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? यही डेफिनेटली मैं कहूँगी कि उम्मीद ना छोड़े. नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल पॉडकास्ट में. कुछ ही दिन पहले हमने एक वर्ल्ड IVF डे सेलिब्रेट किया. एक ऐसा दिन जो साइंस, होप और मिरेकल्स का कॉम्बिनेशन है. IVF ने लाखों कपल्स की ज़िंदगी बदली है, उनके माँ पापा बनने का सपना पूरा किया है. तो मैं आपकी होस्ट मेघना आहिर आपका स्वागत करती है इस स्पेशल पॉडकास्ट में. आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक IVF के एक्सपीरियंस्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनाली मड़गांवकर फ्रॉम प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर. आज हम उनसे चर्चा करेंगे IVF के विषय में. IVF क्या है, IVF में नए नए एडवांसमेंट, IVF से रिलेटेड मिथ्स और कई सारे उनके अनुभव जो वह हमारे साथ शेयर करेंगी. प्लस मैं एक ऐसे अनसंग हीरोज़ के बारे में भी जानना चाहूँगी जो पूरे IVF की प्रोसेस की बैकबोन है, जो कि है हमारे एम्ब्रोलॉजिस्ट. सो मैम, शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहला एक जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि IVF क्या होता है और इसे इतना रेवोल्यूशनरी क्यों माना गया है? तो सबसे पहले इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर. तो रिसेंटली हमने वर्ल्ड IVF डे सेलिब्रेट किया. तो एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टू डिस्कस द वेरी सच इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑन दिस पर्टिकुलर डे. तो जब IVF सामने आया तो ये वाकई एक मिराकिल की तरह, जैसे आपने करेक्टली बोला, आया. तो जिसमें हम स्पेशली द ह्यूमन रिप्रोडक्शन को असिस्ट कर पा रहे थे. तो IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो यानी बाहर. तो जब लेडीज़ के एग्स को हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ लैब में फर्टिलाइज करा जाता है और ऐसे जो गर्भ बनते हैं उनको फिर से यूट्रस में डिपॉजिट किया जाता है. तो इस टेक्निक को हम IVF इन शॉर्ट बोलते हैं. तो जिन कपल्स को जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते या सिंपल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स अगर वो काम नहीं कर पाती, तो इन सारे कपल्स के लिए एक आशा की किरण हम IVF बोल सकते हैं. तो जब 25 जुलाई 1978 में फर्स्ट IVF बेबी बॉर्न हुआ था, लुई ब्राउन, तो उसके बाद पूरे विश्व में नियर अबाउट करीब 8 मिलियन के आसपास IVF के थ्रू बेबीज बॉर्न हुए हैं. एंड एज यू करेक्टली सेड, इट्स एक्चुअली बीन अ रिवोल्यूशन, नॉट ओनली इन द फर्टिलिटी मेडिसिन बट ऑल्सो टोटल एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी. यस. सो IVF एक रेवोल्यूशन के जैसे ही हमारे सोसाइटी में आया है. लाखों कपल्स की IVF की वजह से ज़िंदगी बदली है. सो कई सारे लोगों के माँ पापा बनने का सपना भी इसी से ही पूरा हुआ है. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी स्पेसिफिक सिचुएशंस है जिसमें कपल ने IVF के लिए अप्रोच करना चाहिए? तो एक्चुअली जब भी IVF शुरू हुआ था, वो शुरू ही मतलब इन्वेंट ही इस तरीके से हुआ था कि वो ब्लॉक ट्यूब्स के लिए करा गया था. उसके बाद फिर और इंडिकेशन, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी काफ़ी कॉमन हो चुका है. तो सीवियर अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ है, मतलब PCOD. ओके. या हम बोल सकते हैं सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें ट्यूब्स का फंक्शन ख़राब होता है, ओवरीज में एंडोमेट्रियोमा होता है. ओवरऑल प्रेगनेंसी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस केसेस. तो सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, अगर एडवांस है, मतलब एग रिजर्व काफ़ी कम है, AMH अगर लो हो, तो भी IVF मदद कर सकता है. दूसरा और एक इंडिकेशन है, दैट इज़ अ मेल कॉज. सो जब अगर स्पर्म्स के इश्यूज़ हैं, मतलब अगर स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, मॉर्फोलॉजी में अगर दिक्कत है, एबनॉर्मल स्पर्म्स है, तो हम IVF इज़ इंडिकेटेड. दूसरा और हम बोल सकते हैं कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, मतलब एक कैटेगरी है जिसमें हम बोलते हैं कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, गायनेक्स भी सजेस्ट करते हैं कि ट्राई करते रहो, हो जाएगा. तो दीज आर एक्चुअली द हिडन केसेस जिसमें प्रॉब्लम तो होता है बट इट्स एट अ वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल, सूक्ष्म लेवल पे होता है. तो लॉन्ग टर्म इनफर्टिलिटी है, मतलब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, तो IVF द्वारा हम रिजल्ट दे सकते हैं. और एक हम बोल सकते हैं कि अगर सिंपल ट्रीटमेंट जैसे IUI मल्टीपल टाइम अगर फेल हो चुका हो, तो इन सारे केसेस में एक्चुअली हमने IVF के बारे में सोचना चाहिए.
ओके, आपने कहा कि 1 या 2 साल अगर शादी को हो जाते हैं और नेचुरली ट्राई करके भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही है, सो दे शुड गो फॉर द कंसल्टेशन फॉर द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट. Yes. ओके. सो लेकिन मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारी लेडीज़ ये एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है कि उन्हें कोई फर्टिलिटी इशू है. मतलब उनको पता नहीं किस तरीके का फियर है या क्या है कि IVF मुझे नहीं करवाना, आई वॉन्ट नेचुरल बेबी या नेचुरल ट्रीटमेंट. तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? और शायद इसी की वजह से काफ़ी ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशंस बाद में आ गई है, मतलब लेट ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू किया. तो ऐसा कोई केस आपके पास है या आप बताना चाहेंगे? सो इट्स वेरी ट्रू कि नॉट ओनली फीमेल बट मेल्स में भी एक्सेप्टेंस नहीं होता कि उनको कोई फर्टिलिटी इशू होगा. वो भी एक चीज़ है कि मेल इनफर्टिलिटी इशू भी लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते. तो जनरली क्या होता है कि इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी ऐसा कंडीशन है तो जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते अनफॉर्चुनेटली. तो कोई पेशेंट अप्रोच होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम देना होता है. जैसे हमने बोला कि 1 साल अगर आप ट्राई कर रहे हो कोई विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव और कंसीव नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली उन्होंने अप्रोच करना चाहिए. पर ये जो एज क्राइटेरिया है, सो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल. अगर आपका एज एडवांस है, मोर देन 35 है, तो आपने जल्दी अप्रोच करना ज़रूरी है. क्योंकि क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हम समय रहते उसको डायग्नोज करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी आसान तरीके से या थोड़ा से असिस्टेंट से हो जाता है. इफ़ यू कीप ऑन ट्राइंग फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन तो ये प्रॉब्लम ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसके लिए हायर ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो मेन क्या है कि जल्दी अप्रोच करना ये ज़रूरी है क्योंकि फर्टिलिटी के लिए कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होते हैं. मतलब वाइफ के केस में हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, हस्बैंड के केस में हम एक सीमेन एनालिसिस बेसिक कराते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि सब कुछ अंदर ठीक है या नहीं, और उसके बाद दे कैन कंसीव, ट्राई फॉर द नेचुरली और एनी अदर ट्रीटमेंट इफ़ नीडेड और नॉट. दूसरा कि बहुत बार ये कंसेप्शन रहता है कि आप अगर किसी गायनेक के पास जाओ या फर्टिलिटी कंसल्ट के या IVF सेंटर पे जाओ तो उनका सीधा IVF करा जाएगा. ये एक मिथ काफ़ी रहता है. हाँ, वो भी है कि मतलब अगर हम फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाते हैं मतलब हमारे कोई बहुत बड़ा इशू है और हमें IVF ही ट्रीटमेंट बोला जाएगा. यस, ऐसा ज़रूरी नहीं. एक्चुअली क्या होता है कि IVF इज़ ओनली इंडिकेटेड फॉर 10% ऑफ कपल्स. बाकी सारे पेशेंट उनको सिंपल काउंसलिंग या उनको प्रॉपर फर्टाइल पीरियड समझा देना, उससे वो अपने आप नेचुरली कंसीव हो सकते हैं. फर्टिलिटी कैलेंडर भी रहते हैं कुछ. सो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पर से बहुत हैंडफुल ऑफ केसेस में ही इंडिकेटेड होती है. तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. तो हमारे पास एक कपल आया तो दे वाज ट्राइंग सिंस 5 to 6 years. तो हमने थोड़ा सा डिटेल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करा तो पता चला कि प्रॉब्लम इज़ देयर कि वजाइनल टाइटनेस के प्रॉब्लम से वो रिलेशंस अच्छे से नहीं रख पा रहे थे. तो फिर हमने एक फेंटन्स नाम का ऑपरेशन होता है वो किया और उसके बाद वो 4th मंथ में नेचुरली प्रेग्नेंट हो गई. अच्छा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर हम डॉक्टर के पास अप्रोच कर रहे हैं तो IVF के जैसे लेवल पे ही आने के बाद ही करना चाहिए, जल्दी भी आ सकते हैं. यस. ओके. तो ये तो मतलब IVF ने तो पूरे सोसाइटी का भी नज़रिया ही चेंज कर दिया है कि किस तरीके से हम फर्टिलिटी को हमने देखना चाहिए. सो वेरी नाइस. दुनिया भर में IVF का जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत ही पावरफुल दिखाई दे रहा है. तो ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा है IVF का? श्योर. तो एक्चुअली IVF ने सिर्फ कपल्स का ही नहीं बट पूरे सोसाइटी का एक नज़रिया बदला है. तो मैंने अभी जो केसेस आपको डिस्कस करे कि इन जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं जैसे ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, एंडोमेट्रियोसिस है, स्पर्म्स की इशू है, तो इसके लिए IVF इज़ द ओनली ऑप्शन. ओके. बट अभी क्या है, आजकल हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहा है. इट्स लाइक स्प्रेडिंग लाइक पैंडमिक बिकॉज ऑफ लेट मैरिज से लाइफस्टाइल हो गया. तो पहले हम बोलते थे कि हर 6 में से एक कपल अफेक्टेड होता था, बट अभी रिसेंट जो मेट्रो सिटी में कुछ स्टैटिस्टिक्स उभर के आए हैं तो ऑलमोस्ट इट्स अप टू द रेंज ऑफ 46%. मतलब हर 2 में से एक कपल को कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, बी इट अ सिंपल ट्रीटमेंट और IVF. हाँ, मतलब छोटे से लेकर के बड़ा कोई भी इनफर्टिलिटी इशू हो सकता है. So maybe it is because of the food habit or the stress level. So whole sort of sedentary habits, addictions, night में जागना, career orientation, stress, everything. तो उसके लिए अभी जो है हम बोलते हैं कि मेन जो है इनफर्टिलिटी इज़ ऑन द हायर साइड और IVF ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है.
सो वी कैन से कि अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस में से IVF इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट टिल डेट. और ऑलरेडी ऑन द टॉप ऑफ दैट द प्रॉब्लम इज़ राइजिंग एंड एक सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है. मतलब एंड रिजल्ट इज़ ऑल्सो फास्टर. सो IVF इज़ नो लॉन्गर अ लास्ट रिजॉल्ट. तो इंस्टेड ऑफ छोटे छोटे ट्रीटमेंट में काफ़ी खर्चा करने से अच्छा एज अ फर्स्ट ऑप्शन यंग कपल्स चूज़ कर रहे हैं IVF को. अवेयरनेस बढ़ रही है. यस. ऑल्सो कि सिर्फ ट्रीटमेंट के तौर पे नहीं. सो लाइक इन प्रोजेनेसिस वी लाइक टू बी वन स्टेप अहेड. सो डिसीज़ ना हो यानी इनफर्टिलिटी ना हो या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट काफ़ी आ रहा है. तो आजकल हम देखते हैं कि कैंसर्स भी आर ऑन द राइजर साइड. तो कैंसर में डेफिनेटली इनके ट्रीटमेंट के बाद में फर्टिलिटी तो ऑलमोस्ट नील के बराबर होनी है. तो हम कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जिसको हम एग फ्रीजिंग बोलते हैं या स्पर्म फ्रीजिंग बोलते हैं. सो ऐसे फर्टिलिटी अगर प्रिजर्व करी जाए तो फ्यूचर में जो इनफर्टिलिटी आने वाली है इसको रोका जा सकता है. या कुछ जेनेटिक डिसीजेस अगर है तो IVF का इस्तेमाल जेनेटिक डिसीजेस बेबी में ना हो इसके लिए भी करा जा सकता है. दूसरा, अगर हम बोलते कि आजकल सिनेरियो बदल रहा है तो आजकल दिस आर न्यू बोल्ड जनरेशन. तो सिंगल पेरेंटहुड, सिंगल मदरहुड, फादरहुड या सेम सेक्स कपल्स ऐसे भी सिचुएशंस में IVF मदद कर सकता है. सो नाउअडेज सिर्फ हम ट्रीटमेंट के तौर पे नहीं तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट उसमें आया है. अलग अलग सिचुएशंस में देयर आर n नंबर ऑफ रेंज ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल जिसके थ्रू हम प्रेगनेंसी दे सकते हैं. ओके, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि लोगों में अवेयरनेस IVF को लेके या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को लेके काफ़ी बढ़ गई है. जितना अवेयरनेस है सोसाइटी में मेरे ख्याल से उतना ही मिथ भी है IVF को लेके. सो क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या मिथ्स लोग लेके आते हैं आपके पास IVF के लेके? देयर आर मेनी एक्चुअली. तो कोई भी नया ट्रीटमेंट अगर है तो जाहिर सी बात है उसके दैट इज सराउंडेड बाय मिथ्स. तो सबसे पहला एक होता है कि दिस इज़ आर्टिफिशियल बेबी. अच्छा. ये हमारा बेबी होगा क्या एक्चुअली, ये क्वेश्चन आता है. तो इट्स अ ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्चुअली. असिस्टेड रिप्रोडक्शन जिसे हम डोनर प्रोग्राम से थर्ड पार्टी असिस्टेंट बोलते हैं तो वो काफ़ी कम केसेस में लगता है. एंड दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर कंसेंटेड प्रोसीजर. वेरी ट्रांसपेरेंटली इट इज़ टोल्ड टू द पेशेंट. एंड आजकल दूसरा एक मिथ रहता है कि ये काफ़ी पेनफुल होगा क्या. ये प्रीवियस कुछ 30 ईयर्स पहले IVF पेनफुल रहता था. काफ़ी इंजेक्शंस होते थे, ऑयली इंजेक्शंस होते थे. पेशेंट को बेड रेस्ट करने को बोला जाता था. हाँ, मैंने भी सुना है ऐसे बहुत सारे थे जो बहुत ही पेनफुल रहता है और नहीं बाबा. हाँ, तो बहुत ही तो काफ़ी सिंपल अब ये प्रोसेस हो चुका है. काफ़ी कम इंजेक्शंस है, पेनलेस इंजेक्शंस है, पेशेंट खुद लगा लेते हैं. इट्स अ डे केयर प्रोसीजर. और बेड रेस्ट की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एडमिशन सिर्फ जो कोई पेनफुल प्रोसेस है थ्रू आउट द IVF इज़ द एग पिकअप. वो भी अंडर एनेस्थीसिया, शॉर्ट अंडर एनेस्थीसिया के अंडर हो जाता है. ओके. सो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए वो है कि ये सब मिथ्स को बर्स्ट करना ज़रूरी है. क्योंकि यही है जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कपल्स में कि IVF को लेके जो डर बैठ रहा है. सो वो पहले दूर होना चाहिए सभी कपल्स का. मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि IVF को लेके जो आपके मन में कुछ भी सवाल होंगे या जो कोई भी डर होगा वो आप पहले क्लियर करिए कंसल्टेंट से मिलके. और एक कंसर्न रहता है बहुत बार कि आजकल हम बोलते हैं ना कि बहुत ही फास्ट पेस है और करियर ओरिएंटेशन काफ़ी है. सो ये बहुत पेशेंट्स को लगता है कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा तो हम इसमें आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, टाइम निकालेंगे, पहले ये कर लेते हैं. सो आजकल एज इट्स अ वेरी प्रॉपर प्लान. IVF नेवर इज इन एन एमरजेंसी कि अभी करना चाहिए. हाँ, सो वो उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करा जा सकता है. हमारे मैक्सिमम चंक ऑफ पेशेंट्स आर द IT प्रोफेशनल्स, कॉरपोरेट हाई प्रेशर जॉब्स में कर रहे हैं. अभी रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट थी तो शी सेड कि अभी मुझे टाइम तो मैंने निकाला है बट उसके साथ मेरी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग्स भी चल रही है. मुझे साइड बाय साइड करियर भी नहीं छोड़ना है, मुझे अभी प्रेगनेंसी के लिए टाइम भी निकालना है, मुझे दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है. तो अभी हमने उसके हिसाब से उनकी सारी विजिट्स उसके शेड्यूल के हिसाब से प्लान करा और विद इन 6 वीक्स शी इज़ फ्री. अभी उनका एम्ब्रियो बन के अभी रेडी है. व्हेन उनको प्रॉपर टाइम मिलेगा एज अ वेकेशन वो टाइम निकालेगी और हम उनके लिए IVF ट्रांसफ़र कर देंगे. और कई बार मैंने ये भी सुना है कि इंटरनेशनल पेशेंट्स भी इंडिया में अप्रोच करते हैं IVF के लिए. सो मैक्सिमम पेशेंट्स आर लाइक
देयर इज अ मिक्स्ड पॉपुलेशन, तो उनको भी हम हस्बैंड्स को तो स्पर्म फ्रीजिंग करा के फ्री कर देते हैं. देयर इज नो मोर डिपेंडेंसी फॉर द हस्बैंड. ओके. वाइफ्स के साथ भी हम प्रॉपर अगर देखें सारा प्रिपरेशन हम उनके होम टाउन पे ही करा सकते हैं. एंड उसके बाद डिस्टेंस भी हम आईवीएफ ट्रीटमेंट, ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ सेंटर जो अच्छा हमें सिलेक्ट करना है वो हमारे शहर में ही हो. शहर के बाहर भी हम जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, आराम से करा सकते हैं. एक ये था कि आईवीएफ जितना आप बता रहे हैं कि जितने उसमें मिथ्स हैं, तो उतना ही आजकल जो मॉडर्न आईवीएफ है उसमें नए एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी ऐड हुई हैं. तो बहुत सारे नए एडवांसमेंट्स देखने को मिल रहे हैं आईवीएफ में. मतलब पुराना जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो वर्ड था वो अभी काफ़ी चेंज हो गया है. सो उसके बारे में आप जो एडवांसमेंट आई है अभी आईवीएफ में, तो उसके बारे में ज़रा हम जानना चाहेंगे. ज़रूर. तो एक्चुअली रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में या आईवीएफ में जितने एडवांसमेंट आए हैं, शायद कोई अलग फील्ड में इतने फास्ट पेस में तो नहीं आए होंगे. तो पहले हम ट्रेडिशनली जब देखते थे कि आईवीएफ के रिजल्ट्स, जब पारंपरिक तरीके से आईवीएफ करा जाता था, तो सक्सेस रेट यूज टू बी जस्ट 5 to 10%. सो बिकॉज ऑफ न्यू एडवांसमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज, ये सक्सेस रेट आज के डेट में हम बोल सकते हैं कि अप टू 75 to 80% तक हम दे सकते हैं. सो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो फर्स्ट द वन स्टेप दैट ब्रेक थ्रू वॉज इन द ईयर ऑफ 1992, जब इक्सी ये ट्रीटमेंट पहले निकला. सो इक्सी इज कॉल्ड एज अ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. जैसे हम बोलते हैं ना कि नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए हमें 20 मिलियन काउंट चाहिए, 40% मोटिलिटी चाहिए. आईयूआई के लिए 10 मिलियन काउंट चाहिए, 30% मोटिलिटी चाहिए. तो एक्चुअली 1 egg के लिए 1 sperm इज़ नीडेड टू मेक अ एम्ब्रियो और बेबी. तो इक्सी ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम जब बहुत ही ज़्यादा स्पर्म्स का इशू है, मतलब काउंट्स बहुत ही कम हो या मोटिलिटी नहीं है, तो इसके ज़रिए हम रिजल्ट्स दे सकते. तो आजकल हम बोलते हैं कि ना कि मेल फैक्टर ऑलमोस्ट 50% कॉज इज़ बिकॉज ऑफ द मेल एंड इट्स ऑन राइजिंग ट्रेंड. तो एक्चुअली दिस इक्सी ने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया सारा ट्रीटमेंट को. उससे भी आगे जाके देयर आर डिफरेंट स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स. मतलब अगर मॉर्फोलॉजी ख़राब है तो एक स्टेप इमसी आया. अगर डेड स्पर्म्स है, फंक्शनली एक्टिव नहीं है, तो फिजियोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म हम सिलेक्ट कर सकते हैं पिक्सी से. लेजर आया, माइक्रोफ्लूडिक्स आया. सो दीज आर स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स, जिसको हम एक प्रकार की छन्नी बोल सकते हैं. तो जिससे हम बेस्ट स्पर्म सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे यूज करके हम 100% फर्टिलाइजेशन इंश्योर कर सकते हैं. सो दीज आर द स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स. ये जो एजोस्पर्मिया, ये भी उसके लिए भी और एक ट्रीटमेंट आया है. सो एजोस्पर्मिया मतलब नील स्पर्म, जीरो काउंट. सो हम देर आर डिफरेंट स्पर्म रिट्राइवल टेक्निक्स. कीसा हो गया, टीसी हो गया, माइक्रो टीसी हो गए. सो उसमें हम क्या करते हैं कि राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड स्पर्म्स को उठाते हैं. मतलब स्पर्म जहाँ टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से स्पर्म्स निकाले जाते हैं, क्योंकि वो बाहर कभी कभी आ नहीं पाते या प्रोड्यूस नहीं हो पाते. तो देर आर फोकल एरिया जहाँ से हम भले ही वो मिनिमम स्पर्म्स हो, इनको निकाला जा सकता है और खुद का जेनेटिक बायोलॉजिकल चाइल्ड हम ऐसे पेशेंट्स को दे सकते हैं. पहले एजोस्पर्मिया मतलब डोनर ऐसे समझा जाता था, डोनर वगैरह ऐसे बोला इन्वॉल्वमेंट रहता था. सो दिस इज द ब्रेक थ्रू. फीमेल्स के लिए भी हम अगर हम देखते हैं, देयर इज लेजर असिस्टेड हैचिंग, ब्लास्टोसिस कल्चर, सिक्वेंशियल ट्रांसफर हो गया. तो आजकल हम देख रहे हैं कि मिनिमल स्टिमुलेशन या लो इंजेक्शन, कम से कम इंजेक्शन के साथ बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली वे से, मतलब सक्सेस रेट मेंटेन रख के सेफ्टी भी इंश्योर करी जाती है और कम से कम विजिट्स में. यस. सो इट्स मोर ऑफ पेशेंट फ्रेंडली नाउ. और एक रिवोल्यूशन हम बोल सकते हैं, दैट इज़ अ क्रायो प्रिजर्वेशन. सो क्रायो प्रिजर्वेशन ऐसा टेक्निक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ सीजनल फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, उनको फ्रीज करके हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. तो एग्स हो गए, स्पर्म्स हो गए, एम्ब्रियोज हो गए, टेस्टिकुलर टिश्यू हो गया या ओवेरियन कॉर्टेक्स टिश्यू हो गया, इनको हम बहुत ही दिनों तक, मतलब कुछ सालों तक विदाउट एनी इंजुरी फ्रीज कर सकते हैं. मैंने सुना है कि और एक एडवांसमेंट जो आजकल चल रहा है, एग फ्रीजिंग करके जो चल रहा है, एग फ्रीजिंग. सो मैंने सुना है कि बहुत सारे करियर ओरिएंटेड वुमेन्स या सेलिब्रिटीज़ अपने एग फ्रीज करके रखते हैं. सो उसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन बताइए. सो कोई भी, भले ही नेचुरल फर्टिलिटी हो या आईवीएफ ट्रीटमेंट हो, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बॉटल नेक जो होता है, दैट इज़ एग काउंट एंड एज. सो द रिजल्ट्स आर टोटली डिपेंड ऑन कि कितना एज है महिला का, कितने एग्स हमें मिल सकते हैं. क्योंकि 35 के बाद में दैट बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ देयर कि 35 के बाद एग का नंबर और एग का क्वालिटी हर एक लेडी में कम होना ही है, बिकॉज वो ऑलरेडी फिक्स नंबर में भगवान ने दिए रहते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ. सो
अल्टीमेटली एट अ पर्टिकुलर एज के बाद प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव होना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, या कभी कभी असिस्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो प्रेगनेंसी इज़ डिफ़िकल्ट एट द लेटर एजेस. सो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि 35 के पहले प्रेगनेंसी प्लान करो. तो अभी क्या है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जल्दी मैरिजेस नहीं होते, प्रेगनेंसी ऑफन पोस्टपोन की जाती है बिकॉज ऑफ राइट पार्टनर नहीं मिला या करियर पहले फोकस करना है. सो देयर इज ऑलवेज टग ऑफ वॉर कि पहले करियर कर लूँ या पहले प्रेगनेंसी प्लान कर लूँ. सो अभी टेक्नोलॉजी जो नई आई है जिसको हम एग फ्रीजिंग बोलते हैं, कि भले ही आपको तुरंत प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर सोचोगे तो डेफिनेटली फर्टिलिटी एज रिलेटेड डिक्लाइन हो चुकी होगी. तो अभी यंग एज में अगर आपके एग फ्रीज करे जाए तो आप सेम रिजल्ट से या सेम सक्सेस रेट से आगे बढ़ सकते हैं. तो अभी हमारे पास अभी एक लेडीज़ है जो ऑलमोस्ट 36 एज के हैं. सो AMH वॉज 0.8. तो उनका ये था कि अभी उनकी मम्मा जो है प्रीमैच्योर मेनोपॉज हो गया था 32 के एज में ही. ओके. सो हमने जनरली दिस थिंग्स आर लाइक जिस एज में मम्मा का मेनोपॉज होता है उस एज में नियर अबाउट बेबी का भी या डॉटर का भी एक्सपेक्टेड रहता है. सो हमने बोला था कि इसके थोड़ा सा फॉलोअप रखना पड़ेगा. सो एट द एज ऑफ 28 हमने उनका AMH करा, बट एट 28 उन्होंने जस्ट उनका एजुकेशन कंप्लीट करा था. एंड दैट पेरेंटहुड वो होराइजन में जल्दी इतना तुरंत फ्यूचर में तो नहीं था. तो अभी एट द एज ऑफ 28 हमने उनके एग फ्रीज करे. अभी नाउ शी इज़ गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज. सो एट प्रेजेंट शी इज़ फ्री. सो नाउ अभी उनके एग फ्रीज हो चुके हैं. तो नाउ सो दिस इज लाइक एम्पावरमेंट कि हम दोनों चीज़ें बैलेंस कर पाएंगे, करियर भी और अपना पेरेंटहुड भी. सो इट्स लाइक एम्पावरमेंट, राइट. ओके. मोस्टली आपके हिसाब से एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए IVF के लिए, या कह सकते हैं कि बेटर टाइमिंग क्या रहेगा? सो आज की डेट में टाइम इज़ एक्चुअली मनी. दैट अप्लाइज सेम फॉर द IVF, बट IVF जितने यंग एज में आप करते हो दैट द रिजल्ट्स आर वेरी बेटर बिकॉज ऑफ द एग क्वालिटी एंड एक नंबर. क्योंकि IVF का सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितने एग्स हमें मिले, कितने एम्ब्रियो हम बना पाएंगे, कितने बेस्ट उनसे चुन पाएंगे. सो जितने अगर इंडिकेटेड है IVF तो जितने जल्दी करे उतना अच्छा रहेगा. बट आजकल IVF में क्या है कि लेटर एजेस में भी प्रेगनेंसी हम दे सकते हैं. तो ऐसे कॉन्फिडेंटली ज़्यादा एज हो गई है तो भी हम देर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस. देर आर रिजुवेनेशन ट्रीटमेंट, स्टेम सेल थेरेपीज़ है, या अगर एज चला भी गया, मानो मेनोपॉज भी हो गया, सो देर इज़ एग डोनेशन जिससे हम प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं. हाँ, पर मैंने ऐसे भी कपल्स देखे हैं कि जिन्हें लगता है कि IVF एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, और अगर हम फर्टिलिटी कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे या शुरुआत करेंगे IVF के ट्रीटमेंट की तो तुरंत हमें प्रेगनेंसी रह जाएगी. इट्स सो ईजी टू हैव अ बेबी लाइक दिस. सो देखेंगे बाद में, या अभी देखते हैं, अभी तो हम ही बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़ा करियर, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, थोड़ा स्टेबल होके फिर मैच्योरिटी आने के बाद फिर देखेंगे, या इस तरीके से कुछ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वो अपने ले आते हैं कि अभी नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है. सो क्या लगता है आपको कि ये इस तरीके की सोच रखना सही है या नहीं? बट आजकल हम देख रहे हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो सिनेरियो इज चेंजिंग. काफ़ी यंग कपल्स अप्रोच कर रहे हैं, इवन शादी होने के तुरंत बाद या प्लानिंग करने के पहले ही एक विजिट कर लेते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग या प्लानिंग. सो कपल्स इंश्योर कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, सो वेदर वी आर ओके टू ट्राई नेचुरली. सो एडवाइस इज मच अवेयरनेस है यस अर्लियर नाउ, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज. तो आजकल हम देखते हैं कहीं ना कहीं IVF सुना रहता है कपल्स में, बिल्डिंग में, नेबर्स ने, फ्रेंड्स ने करा हुआ रहता है. एंड कपल्स आर ऑल्सो लाइक कि कुछ नहीं, सिंपल होता है. दे आर लाइक मोटिवेटिंग ईच अदर कि हमने करा, और पहले छुपाते भी थे. अभी आजकल छुपाते नहीं है, बोलते हैं कि नहीं हमने किया, आप भी करो. इट्स अ सेफ, very normal process, easy process. So that support system is now building up and awareness is also building up. वेरी नाइस. मेरे ख्याल से इस टेक्नोलॉजी में सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है आजकल. मतलब इतने एडवांसमेंट है तो सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा होगा. तो सक्सेस रेट कैसा रहता है IVF का, या इससे कुछ? सो अभी मैंने बोला कि लास्ट जब ट्रेडिशनल वे से आज तक, आज की डेट में हम 75 to 80% तक सक्सेस रेट लेके जा सकते हैं. देयर इज़ ऑल्सो रिफाइनमेंट इन द प्रोसेस इटसेल्फ. सो अभी न्यू कल्चर मीडिया आए हैं, लैब में काफ़ी अपग्रेडमेंट हुई है, क्लास 1000 लैब्स आई है, कंज्यूमेबल्स भी काफ़ी अच्छे से यूज़ करे जाते हैं.
दूसरा, नाउ द AI इज़ टेकिंग ओवर, मतलब जो रिजल्ट्स का सक्सेस रेट है और भी अच्छा हो सकता है विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेस्ट एम्ब्रियो हम चुन सकते हैं। देयर इज़ अनइंटरप्टेड एनवायरनमेंट एम्ब्रियोज को दिया जाता है और AI बेस्ड एम्ब्रियो सिलेक्शन होता है। सो ये सब टेक्नोलॉजी के कारण जो सक्सेस रेट तो बढ़ा ही है, बट अवेयरनेस भी बढ़ा है और एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ी है। सो नाउ डेज सक्सेस रेट हम 75-80% बोले, बट उसको क्या है कि दीज आर डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। कुछ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स है, उस पर सक्सेस डिपेंड होता है, कुछ ट्रीटमेंट रिलेटेड फैक्टर्स पे सक्सेस डिपेंडेंट होता है। तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में अगर देखें, अगर एज मैंने बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है कि कोई डिसीज़ कंडीशन हो तो उसमें सक्सेस रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं। कोई ऑलरेडी बेसिक जो अगर अंडरलाइन डिसीज आजकल के डेट में थायराइड होना, बीपी होना, शुगर होना, हाँ, वो ओबेसिटी होना, मैं पूछना चाहती थी कि आई थिंक मेनली डायबिटीज़ आजकल बहुत लोगों को होता है, जिनको थायराइड है, तो ऐसे कोई पेशेंट भी ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं? यस। और या ओबेसिटी का भी मैंने सुना है कि मतलब मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ओबेज है, तो उनका कहना था कि अब हम नहीं प्रेगनेंसी कैरी कर सकते क्योंकि हमारा वेट बहुत ज़्यादा है। सो IVF का ट्रीटमेंट हमारे लिए तो नहीं है। यस। सो एक्चुअली IVF इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। पर आप जब होलिस्टिक वे से देखते हो तो पेशेंट को उसका ट्रीटमेंट के काफ़ी सारे एंगल्स या काफ़ी सारे फैसेट्स होते हैं। उसका हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन होता है, वेट मैनेजमेंट होता है, काउंसलिंग इज़ नीडेड ऑल्सो। उसका कोई जो हम बोलते हैं ना, वेट मैनेजमेंट के लिए, BMI के लिए, डाइट के लिए उसको सलाह देना, एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना, कोई भी अंडरलाइन जो कंडीशन है उसको पहले ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी होता है। क्योंकि पूरा एक बार एम्ब्रियो हमने ट्रांसफ़र करा और प्रेगनेंसी रहती है तो पूरा 9 मंथ का प्रोसेस भी काफ़ी स्मूथली होना चाहिए। सो ऑलवेज मदर इज़ अ प्रायोरिटी, कोई भी रिस्क उस पर नहीं होना चाहिए। सो IVF के पहले ही प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो प्रिपरेशन के तौर पे वेट आया, बट सी ऑल दीज थिंग्स आर मैनेजेबल। तो ऐसा मतलब नहीं है कि अरे शुगर है तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। डेफिनेटली उनको थोड़ा सा चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है, हम भी वो इंश्योर करते हैं और उसके बाद में हम IVF के लिए या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं। मतलब रूट कॉज एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है इस ट्रीटमेंट में। अगर आपको रूट कॉज पता है कि क्यों फर्टिलिटी नहीं हो पा रही है या क्यों फर्टिलिटी में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इजीली उस पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस दे सकते हैं। विच इज़ वाई इन डेप्थ इवैल्यूएशन ये सबसे फर्स्ट बेसिक स्टेप होना चाहिए, इवन ट्रीटमेंट से पहले भी। मतलब ऐसे ही नहीं कि फर्स्ट विजिट हो गया और तुरंत हमको प्रेगनेंसी रह जाएगी, या बहुत सारी प्रोसेस है उसके लिए, और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पेशेंस रख के हमें वो स्टेप्स और IVF में आगे बढ़ना चाहिए। वेरी नाइस। मैंने ये सुना है कि ART लैब जो रहती है वो किसी भी IVF सेंटर के सक्सेस रेट में सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन कवर करती है कि ART लैब। So what is that ART lab and all? So ART lab एक हम बोल सकते हैं कि हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, क्योंकि हमने अभी IVF का प्रोसेस समझा। तो एम्ब्रियो जब बनता है उसके बाद में वो 3 से 5 दिन का सफ़र लैब में ही तय करता है। सो एट द डे 5 जनरली एम्ब्रियो यूट्रस में फिर से डिपॉजिट करे जाते हैं। तो वो लैब है, इसमें गैमेट्स को हैंडल करा जाता है, मतलब इक्सी करी जाती है, एम्ब्रियो बनाए जाते हैं, उनका ग्रोथ देखा जाता है और उनको सिलेक्ट करा जाता है। तो लैब की गुणवत्ता और लैब का स्टैंडर्ड काफ़ी मैटर करता है IVF के सक्सेस में। तो आपका क्लास 1000 लैब होना चाहिए, उसमें एयर पार्टिकुलेट काउंट कम होना चाहिए, pH, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें बहुत ही ऑप्टिमली मैनेज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ न्यू लाइफ। तो ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस होती है एंड काफ़ी उसमें एफिशिएंसी, प्रिसीजन ज़रूरी होता है। वही लैब में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है, राइट? सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल एक IVF सेंटर में रहता है एम्ब्रोलॉजिस्ट का, जो कि एम्ब्रियो, आई थिंक मेरे जैसे लोगों के लिए एम्ब्रियो जो बनाते हैं लैब में। सो एम्ब्रियोलॉजिस्ट के बारे में बस इतना ही मुझे पता है, लेकिन इसके बारे में और कुछ आप बता सकते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट का? श्योर। सो एम्ब्रियोलॉजिस्ट आर एक्चुअली साइंटिस्ट कि जो गैमेट्स को हैंडल करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, एम्ब्रियो का ग्रोथ देख के अच्छे से उसमें से अच्छे एम्ब्रियो चुन के फिर वो हमें दे देते हैं। सो अगर मैंने बोला कि क्लिनिशियन अगर एक नाव के कैप्टन की तरह है, मतलब वो इंडिविजुअलाइजेशन करेगा, प्रॉपर पर्सनलाइज प्रोटोकॉल डिज़ाइन करेगा, हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करेगा, सारा चीज़ें कोऑर्डिनेट करेगा, तो हार्ट की तरह लैब होती है और एम्ब्रियोलॉजिस्ट का भी इक्वल
कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक आईवीएफ के बैकबोन की जैसा है। यस, क्योंकि इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ क्रिएशन ऑफ अ लाइफ। तो वो बहुत ही काफ़ी बारकाई से होनी चाहिए, प्रिसीजन से होनी चाहिए। और वो सिर्फ इतना ही काम नहीं है, बट लैब का ट्रबल शूटिंग, लैब का क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें ही उनके अंडर आती है। सो जनरली वो फ्रंट फेस नहीं होते। तो एक्चुअली वर्ल्ड आईवीएफ डे पे सेम डे पे वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे है। सो जस्ट टू सैल्यूट ये साइलेंट वॉरियर्स को, उनके काम को एक्नॉलेज करने के लिए। ओके, सच में कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है, हम हमेशा कंसल्टेंट्स, फर्टिलिटी एक्सपर्ट, इनके बारे में ही पता करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एम्ब्रियोलॉजिस्ट का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और उनके लिए हम सब की तरफ से एक हार्टफेल्ट सैल्यूट कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। एक और मैं जानना चाहूँगी कि आपने ऐसे तो बहुत सारे केस स्टडीज़ आपके आए होंगे, इतना सारा एक्सपीरियंस आपके पास है, बहुत सारे पेशेंट्स आपने देखे होंगे, हर किसी के कोई ना कोई नए नए प्रॉब्लम्स भी होंगे। सो कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपको लगता है, जो आपके हार्ट के करीब है, या आप चाहते हैं कि लोग आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपके कुछ स्टोरीज़, सक्सेस स्टोरीज़? श्योर। सो एक्चुअली ये अभी प्रोफेशन नहीं रहा, इट्स हैज़ बिकम अ पैशन। क्योंकि हर रिजल्ट हमारे लिए उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ये पेशेंट को रिजल्ट दे के ही भेजना है, हर एक पेशेंट को रिजल्ट आना ही है। सो दैट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। पर कुछ केसेस वो एक्चुअली ध्यान में रहते हैं, दीज आर जनरली द फर्स्ट वन। ओके, जो फर्स्ट वन। क्योंकि अभी प्रोजेनेसिस अगर हम देखते हैं, इट्स लाइक अ टर्शरी सेंटर नाउ। मतलब कहीं ना कहीं जग के कोने में उनका आईवीएफ फेल हुआ रहता है। सो मैक्सिमम चंक ऑफ आवर पेशेंट इज अ मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स। ओके, तो ऐसे जनरली ये पेशेंट काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। तो उनके लिए प्रॉपरली अलग से एक इंडिविजुअलाइज प्रोटोकॉल रखना पड़ता है। तो हमारे पास एक पेशेंट थी, शी इज़ फ्रॉम इथोपिया। तो शादी को 18 साल हो चुके थे। शी हैज़ फेल्ड 8 आईवीएफ आउटसाइड। ओके, अभी जनरली 1-2 आईवीएफ के बाद में भी हम बोलते हैं कि शी इज़ लाइक अ वॉरियर, इतना सारा साइकिल और लोगों में पेशेंस ही नहीं रहा है। अगर एक आईवीएफ भी फेल हो जाता है तो इतना दुख होता है, और ऐसा लगता है कि बस अब दुनिया यहीं ख़त्म गई है और अब हमें कुछ नहीं करना। सो उन्होंने सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यानी यूके, कनाडा, डेनमार्क, इवन चेन्नई में आईवीएफ करा था। सारे केसेस में आईवीएफ फेल हो चुका था। तो हमारे पास जब आई तो हमने उनका पूरा इन डेप्थ इवैल्यूएशन किया, सारे फैक्टर्स करेक्ट करे, मेल फैक्टर करेक्ट किया, फीमेल फैक्टर करेक्ट किया, और उसके बाद हमने फर्स्ट टाइम उसका आफ्टर 4 मंथ्स ट्रांसफ़र किया। एंड शी हैड डिलीवर्ड ट्विंस प्रेगनेंसी, मतलब ट्विंस बेबी नाउ, शी इज़ वेरी हैप्पी। ओके, सो और फर्स्ट साइकिल में ही यस। सो और एक पेशेंट है, डॉक्टर इटसेल्फ, वो खुद डॉक्टर थी। तो उनका 5 आईवीएफ फेलियर हो चुके थे, 2 सरोगसी भी फेल थी। ओके, एंड काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड, साइकोलॉजिकली उनको काउंसलिंग करना पड़ा था। शी वॉज दैट डिप्रेस, ट्रीटमेंट की सहारा लेना पड़ा था। और ये सच में बहुत डिप्रेसिंग रहता है। तो हस्बैंड का था कि नहीं, मैं यहाँ से बेबी लेके ही जाऊँगा। क्योंकि किसी एक कपल में से किसी एक में भी थोड़ा सा हिम्मत रहे तो हम आगे और लड़ाई लड़ सकते हैं। सो लेडीज़ के लिए भी यह है कि हस्बैंड अगर सपोर्ट करें तो लेडीज़ और भी टफ फाइट दे सकती है इस ट्रीटमेंट को। तो सबसे पहले हमने 6 महीने उनका कोई भी ट्रीटमेंट करा ही नहीं। पहले ये सारी चीज़ें सेटल करी, उनको वहाँ से बाहर निकाला, और 1 साल हमने पूरा उनको लाइनिंग के लिए दिया, क्योंकि उनका लाइनिंग काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। बट नाउ सरोगसी होने के बाद में भी हमने उनको खुद की ओन प्रेगनेंसी दी। शी सेल्फ डिलीवर्ड अ चाइल्ड नाउ। अरे वाह, मतलब प्रोजेनेसिस में आने के बाद उनके लिए तो मतलब ये एक मंदिर के जैसा हो गया कि हाँ, मैं यहाँ आई और मुझे इतना अच्छा मेरा लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट उनको मिला। दीज केसेस ना हमें भी मोटिवेट करते हैं और काफ़ी कपल्स को भी मोटिवेट करते हैं। तो कभी भी हमें लगता है कि नहीं, दिस पेशेंट इज़ लाइक लिटिल बिट ऑफ डिप्रेस, उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। तो ये पेशेंट हमारे बात करते हैं, उनसे सपोर्ट करते हैं कि देखो मैंने यहाँ से मैं गई हूँ, सो देयर इज़ अ होप, कीप ऑन ट्राइंग, यू विल सक्सीड। वही एक है कि हमें होप्स अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। और कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी कठिनाई आए, तो डॉक्टर पे भरोसा रखना चाहिए, और हमें आगे उनके ऊपर भरोसा रख के आगे काम करते रहें तो शायद हमें एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा। एब्सोल्युटली। सच में मुझे ही ये सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि उनके चेहरे की हैप्पीनेस मैं अभी इमेजिन कर पा रही हूँ कि उनको कितना खुशी हुई होगी जब उनको पता चला होगा कि आज वो प्रेग्नेंट है। दे लिटरली क्राई।
हाँ हाँ, सो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कौन से कपल्स हैं जो आईवीएफ को कंसीडर करना चाहिए, मतलब अभी जो कर रहे हैं या उस जर्नी में हैं, आईवीएफ सोच रहे हैं, आईवीएफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो आईवीएफ की प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? तो यही डेफिनेटली मैं कहूँगी कि उम्मीद ना छोड़े। सी टेक्नोलॉजी हैज़ ओपन यू अ लॉट ऑफ डोर्स, काफ़ी सारे पूरे आर्मामेंटरियम ऑफ ट्रीटमेंट है, काफ़ी रेंज ऑफ ट्रीटमेंट है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसके लिए सोल्यूशन नहीं है। द नीड इज़ कि आपने टाइमली स्टेप्स लेने हैं, जल्दी अप्रोच करना है, एंड उसके साथ में भी रेजिलियंस या पॉजिटिविटी काफ़ी ज़रूरी है, टिके रहना ज़रूरी है। दूसरा, ये सारा प्रोसेस है उसमें काफ़ी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझनी होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, काफ़ी रिसर्च करना होता है। तो वो पहले प्रिपरेशन काफ़ी ज़रूरी होता है एट द लेवल ऑफ माइंड इटसेल्फ, थोड़े स्टैटिस्टिक्स इटसेल्फ, एंड आप कहाँ ट्रीटमेंट लेते हो, ये ट्रीटमेंट सेंटर भी वाइजली चूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मैक्सिमम वेटेज इज़ फॉर द सेंटर। सो आप वहाँ के लैब के स्टैंडर्ड कैसे है, वहाँ फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट है क्या, वहाँ के डॉक्टर कितने एफिशिएंट है, पूरी टीम है क्या, क्योंकि एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता। सो दे शुड बी काउंसिलर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, एंड्रोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, काउंसिलर्स के साथ में डाइटिशियन। सो इनका एक होलिस्टिक अप्रोच, और दीज आर मेनी रोल्स। वो सब स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए जो कि आपको सक्सेस दिला सके। उस सेंटर के रिजल्ट्स कितने कंसिस्टेंट है, बाकी पेशेंट्स के फीडबैक क्या है, इन सारों का एक सोच विचार करके फिर आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए सेंटर चूज करना है। और मेरे ख्याल से कंफर्ट भी बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को मेंटली सपोर्ट और एक कंफर्ट मिलना चाहिए कि मैं ये जर्नी डिफ़िकल्ट है, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी देखने को मिलेंगे, तो वो शांति से और एक कोई समझदार अपने को समझाते धीरे धीरे अपने को आगे ले जाए, उस तरीके का कुछ जर्नी होना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स अ जर्नी फ्रॉम होप टू हैप्पीनेस। सो नाउ अभी मैं इतना बोल सकती हूँ कि श्योरली अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली हम पेरेंटहुड की जॉय ले सकते हैं। डॉक्टर, ये सब बहुत ही इंस्पायरिंग था, मोटिवेशनल था सभी कपल्स के लिए जो आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं या आईवीएफ की ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। कई बार फेलियर्स भी उनको देखने को मिलते हैं आईवीएफ के। सो आपकी तरफ से उनके लिए क्या सलाह रहेगी, या एक मैसेज कहा जाए तो एक मैसेज आप देना चाहेंगी कपल्स को? तो मैं यही कहूँगी कि आप होप मत छोड़िए, यू आर नॉट अलोन इन दिस पाथ। तो आपने सही डायरेक्शन चुनना काफ़ी ज़रूरी है। तो बाकी सारे फैक्टर्स के साथ सही जगह पे जल्दी अप्रोच करना, सही समय पे अप्रोच करना, एंड प्रॉपर जगह पे ट्रीटमेंट करना, फर्टिलिटी सेंटर विजिट करना, ये काफ़ी ज़रूरी होगा। ओके, सो जो मैंने अभी सीखा है कि आईवीएफ अगर करवाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कपल्स में। दूसरी चीज़ कि उन्हें डरना नहीं है आईवीएफ से। अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, सो उसे डट के कॉन्फिडेंटली उसका मुकाबला आपको करते रहना है। अच्छे फर्टिलिटी कंसल्टेंट्स के से आप अप्रोच करिए, वो आपको सच में सही तरीके से गाइड करेंगे। तो गाइडेंस भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका रूट कॉज एनालिसिस होना ज़रूरी है कि आपको फर्टिलिटी इशू क्यों है या उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर माँ पापा बनने का सपना आपको पूरा करना है तो सही हाथों में जाना या सही हाथों से ट्रीटमेंट करवाना भी इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर, आपका ये जो भी हमारा जो आईवीएफ को लेके जो चर्चा थी काफ़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल थी। काफ़ी सारे जो मिथ्स थे या हमारे मन में आईवीएफ को लेके जो डर था वो काफ़ी हद तक मिट चुका है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े और हमें इतनी सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आईवीएफ एक एडवांस ट्रीटमेंट ही नहीं तो एक विश्वास, लव और साइंस का एक कॉम्बिनेशन है। काफ़ी सारे कपल्स जो आज मदरहुड, पेरेंटहुड से वंचित हैं, आईवीएफ के ट्रीटमेंट से उन्हें काफ़ी कुछ सपोर्ट मिला है और वो आगे बढ़ सकते हैं। आईवीएफ से डरे नहीं। आईवीएफ काफ़ी सेफ़ प्रोसेस है जिसके थ्रू आप आपका सपना पूरा कर सकते हैं। माँ बनने का सपना आपका पूरा हो सकता है। सो अगर आप आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं
तो जल्दी ही इसकी शुरुआत आपको कर देनी चाहिए। ज़्यादा वेट ना करते हुए एक सही और अच्छे ट्रीटमेंट की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। इसी तरीके के कई और एपिसोड्स लेकर हम फिर आएंगे और फिर मिलेंगे आपसे। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट।